हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त से संबंधित टॉप करंट इवेंट्स को। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास को एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करूँगी, यानी कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी और उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको करंट से संबंधित जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको बताती हुई चलूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने फतह-1 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस देश के द्वारा किया गया है फतह-1 नामक मिसाइल का परीक्षण? यूएई ने, पाकिस्तान ने, भारत ने या फिर सऊदी अरब ने? तो किसने किया है फ्रेंड? ये किया है पाकिस्तान के द्वारा। क्या किया गया है? फतह-1 नाम का मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान ने 24 अगस्त 2021 को फतह-1 का सफल परीक्षण किया, जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। तो फतह-1 क्या है फ्रेंड? एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। और बात करें फ्रेंड पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान है वो लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो इसने फतह-1 नाम का जो मिसाइल का जो परीक्षण किया है। और इस मिसाइल की अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए तो यह जो मिसाइल है फ्रेंड, मिसाइल प्रणाली है, पाकिस्तान की सेना को सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाएगी। और फ्रेंड, जैसा कि पाकिस्तान का हमेशा का एक स्वभाव रहा है, वो हमेशा हाइड एंड सीक टाइप का गेम खेलता है, यानी कि जब भी वो किसी भी तरह की इस तरह की मिसाइल प्रणाली को जब वो परीक्षण करता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता है, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं बताता है। तो इसी कारण क्या देखा जाए तो इसी कारण जो इस सिस्टम के बारे में जो बहुत सारी जानकारी जो है उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो कुछ जानकारी उपलब्ध है तो उसमें देखा जाए तो ये जो फतह-1 जो है मिसाइल जो है जो सिस्टम है वह 140 किलोमीटर की सीमा पर पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसी के साथ देखा जाए तो यह एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो अपने साथ पारंपरिक आयुध यानी कि गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। तो ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम क्या है कि एक ही साथ कई रॉकेट को फायर करने में ये जो है फतह-1 जो है सिस्टम है वो सक्षम है। एक साथ कई रॉकेटों को फायर करेगा और अपने साथ जो है पारंपरिक जो आयुध है, जो गोला बारूद है, गोला बारूद को फ्रेंड पारंपरिक एक तरीके से हथियार कहा जाता है, उसको ले जाने में ये सक्षम होगा। पाकिस्तान के द्वारा शाहीन-2 बैलिस्टिक मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया गया है। शाहीन-2 इसके मिसाइलों के फ्रेंड नाम देखा है आपने? अभी देखा फतेह कर लेना, शाहीन, इसकी गौरी बाबर तो आपको पता ही हो, गौरी ने क्या किया था 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ये सब बाहरी आक्रमणकारी थे। उसी तरह बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में किस तरीके से इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। तो ये बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा लगातार भारत पर आक्रमण किया गया था, भारत को लूटा गया था, भारत में फिर इन सल्तनत की स्थापना की। तो पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों का नाम देकर के क्या शो करना चाहता है? ऐसे नामों को देकर के वो क्या शो करना चाहता है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो पाकिस्तान की हमेशा किस तरह की रणनीति रहती है। और जैसा कि कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भारत को S-400 की आपूर्ति देने का इस वर्ष के अंत में यानी कि 2021 के अंत में S-400 की आपूर्ति करने का रूस के द्वारा वादा किया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है, सुदृढ़ कर रहा है। एक तरीके से भारत को वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं भी किसी तरह से कमज़ोर नहीं हूँ, एक तरीके से चुनौती दे रहा है भारत को, ठीक है, क्योंकि भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान भी वो लगातार अपने सैन्य प्रशिक्षणों को बढ़ाया जा रहा है। कई सैन्य जो है परीक्षण उसने किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? ठीक है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन किस आईआईटी संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन का विकास किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसका नाम क्या है फ्रेंड? नियो बेल्ट। ठीक है, नियो बोल्ट इसका नाम रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, नियो बोल्ट रखा गया है। ठीक है,
और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये जो व्हील चेयर का उपयोग सड़कों के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस व्हील चेयर का, क्योंकि व्हील चेयर फ्रेंड देखें तो प्लेन सड़कों पे ही चलने में सक्षम रहती है, लेकिन ये जो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो एक स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर बनाया गया है वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चलने में सक्षम रहेगा। तो इससे देखा जाए तो जो विकलांग लोग हैं उनको काफ़ी सहायता, काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और देखा जाए तो ये जो व्हील चेयर की जो अधिकतम जो गति होगी फ्रेंड वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और साथ ही साथ अगर आप इसको एक बार इसको चार्ज कर लोगे तो ये प्रति चार्ज जो है वो 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। ठीक है, तो क्या ये चीज़ है। बाकी इसमें जो बैटरी का इस्तेमाल अगर पूछे तो लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे डायरेक्ट यही पूछेगा कि जो आईआईटी जो मद्रास के द्वारा जो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर बनाया गया उसका नाम क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो नियो बोल्ट उसका नाम है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जो है वो खोला गया। ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? अमेरिका में, चीन में, संयुक्त अरब अमीरात में या फिर सऊदी अरब में। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खोला जाएगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जिसका नाम फ्रेंड क्या है? आइन दुबई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आइन दुबई जो है वो 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। ठीक है, तो अगले यानी कि अभी अगस्त चल ही रहा है, सितंबर और अक्टूबर में 21 अक्टूबर की इसकी ओपनिंग की जाएगी। क्या नाम है इसका? आइन दुबई। ठीक है, देखा जाए वर्तमान में जो सबसे बड़ा व्हील फ्रेंड कहाँ पे है? वो लंदन में है, और इसका नाम क्या है फ्रेंड? आई लंदन। ठीक है, आई लंदन उसका नाम है। इस आई लंदन से भी फ्रेंड लगभग माना जा रहा है कि 42.5 मीटर लंबा है। कौन सा? ये आइन दुबई। और ये जो आइन दुबई है फ्रेंड ये लगभग आपको 250 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा, और फिर वहाँ से ये आपको दुबई की खूबसूरती जो है, दुबई की जो नज़ारे हैं वहाँ से आपको ये दिखाएगा। तो वहाँ से आप उतनी 250 मीटर की ऊंचाई पे जा करके आप पूरी दुबई की खूबसूरती को देख सकेंगे। जैसे कि वहाँ पे क्या है, जैसे कि दुबई में आप दुबई मरीना, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेराह और बुर्ज खलीफा जैसे जो खूबसूरत दृश्य हैं उनको अपनी आप आँखों से देख सकेंगे। इतनी ऊंचाई में, इतनी ऊंचाई पे पहुंच के आप पूरी दुबई को एक ही बार में देख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो अभी तक का सबसे बड़ा जो व्हील था वो आई लंदन था। अब उसके बाद जो बन रहा है, अब दुनिया का जो सबसे बड़ा व्हील बन रहा है वो दुबई में बन रहा है, और उसका नाम क्या है? नाम क्या है? आई दुबई। ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे, किस द्वीप पे बन रहा है? तो जो ये दुबई मरीना के पास एक द्वीप है जिसका नाम है ब्लू वाटर्स द्वीप पर ये स्थित है। ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ब्लू वाटर्स द्वीप पे है, या फिर ऐसे दे देगा कि ब्लू वाटर्स द्वीप जो है वो किस देश से संबंधित है, तो यूएई से संबंधित है। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं उसको इसी तरीके से प्रश्नों को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है। फ्रेंड थोड़ा मेरा स्वास्थ्य जो है ना, हेल्थ थोड़ा डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। चलिए, लेकिन आप क्वेश्चंस पे ही ध्यान देते हुए चलना कि जो पंचशीर घाटी है वो कहाँ अवस्थित है। पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, भारत में और ईरान में। तो ये कहाँ पे अवस्थित है फ्रेंड? अफ़गानिस्तान में है, और ये लगातार इस समय न्यूज़ में बना हुआ है। वो तो जो पंचशीर घाटी है वो अफ़गानिस्तान में स्थित है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पंचशीर घाटी उत्तर मध्य अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के निकट अवस्थित एक घाटी है। फ्रेंड जैसा कि बात करें, ये वर्तमान में इतना न्यूज़ में इसलिए है कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का कब्ज़ा हो गया है। तो तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पे कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन मात्र एक प्रांत बचा है जिन पे वो कब्ज़ा नहीं कर पाया है। वो कौन सा प्रांत है? आपका पंचशीर घाटी जो है वो अभी तक बचा हुआ है। ठीक है, तो तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो पंचशीर घाटी पर अपना नियंत्रण कर ले। तो इस तरीके से देखा जाए जो अफ़गानिस्तान के जो 34 के 34 प्रांत हैं वो तालिबान के नियंत्रण में आ जाएंगे, तालिबान के कब्जे में आ जाएंगे। बात करें पंचशीर की फ्रेंड, जो पंचशीर की जो भौगोलिक स्थिति है, चूँकि ये घाटी है तो ये घाटी जो है काबुल के उत्तर में जो हिंदुकुश पर्वत है उसी की श्रृंखला में अवस्थित है।
ये घाटी जो है वो चारों तरफ से पर्वतों की चोटियों से घिरी हुई है। तो एक तरीके से जब वो चारों तरफ से पर्वतों की चोटियों से घिरी हुई है तो मात्र इसका एक ही रास्ता निकलता है जो काबुल की तरफ जाता है, मात्र एक ही रास्ता बचा, चारों तरफ से फ्रेंड घिरा हुआ है। तो एक ही रास्ता है, वो एक रास्ता क्या है, जो पंचशीर नदी है उसी से मात्र एक रास्ता बनता है। और ये पंचशीर नदी जो है वो काबुल नदी की सहायक नदी है। और काबुल नदी किसकी सहायक नदी है फ्रेंड? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सहायक नदियाँ भी पूछ सकता है। तो पंचशीर नदी के ही द्वारा इस घाटी में प्रवेश किया जाता है, मात्र जो है वो एक ही रास्ता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से देखा जब ये चारों तरफ से जो पहाड़ियों से प्राकृतिक चोटियों से घिरा है तो एक तरीके से प्राकृतिक दुर्गों का निर्माण करता है, तो प्राकृतिक किले जैसा निर्माण। यही कारण है कि पंचशीर पे जो है कब्जा करना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ ग्रुप हैं, जो यहाँ पे वो कुछ समूह हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम पास्ट में जाएं फ्रेंड, अगर इतिहास देंगे पीछे जाएं, तो जब सोवियत संघ द्वारा जब सोवियत समर्थित यहाँ पे सरकार बनाई गई थी तो वो सरकार भी पंचशीर घाटी पर अपना नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाई थी। और तालिबान, जब इसके पहले भी तालिबान की जब सरकार थी तो उस समय भी ये पंचशीर जो है वो इनके नियंत्रण से मुक्त था एक तरीके से, तब भी जो तालिबान है वो उनको अपने नियंत्रण में नहीं कर पाया था। तो यही कारण है, यहाँ तक कि अमेरिका भी इस इलाके में अपनी जो है ना, वो भी अमेरिका भी इस अपने इलाके में अपनी धाक नहीं जमा पाया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो तालिबान जो है, जो वर्तमान में इस समय तालिबान है जो कब्जा किया हुआ है, उसके लिए लगातार चुनौती बना हुआ है कि किस तरीके से इन पंचशीर घाटी पर अपना अधिकार करेंगे। तो क्या फ्रेंड मात्र भौगोलिक स्थिति है जो पंचशीर पे अपना नियंत्रण इन लोगों को नहीं करने दे रहा है? नहीं फ्रेंड, पंचशीर जो क्षेत्र देखा जाए वहाँ पे 1.5 से 2 लाख की आबादी वहाँ पे रहती है। और बात करें तो वहाँ पे ये जो वर्तमान में जो सरकार, अभी जो पिछली सरकार थी तालिबानियों से पहले, तो वहाँ के कई जो है लीडर्स उस घाटी में रहते हैं। और मतलब उनके नेतृत्व में वहाँ पे एक समूह है जो कि एंटी तालिबानी ग्रुप के नाम से, तो एंटी तालिबानी ग्रुप है जो वो लगातार इन तालिबानियों का विरोध करते हैं। इन यानी कि देखा जाए नेतृत्व और साथ ही भौगोलिक स्थिति, इन दोनों के ही कारण जो है ये पंचशीर जो घाटी अभी तक तालिबानियों के नियंत्रण से बाहर है। ये सारे कारण देखा जा सकता है। बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और, तो ये जो घाटी है वो अपने पन्ना रत्न के लिए काफ़ी विख्यात है। तो देखा जाए तो ये आर्थिक दृष्टि से ये जो घाटी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पन्ना स्टोन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ रिसोर्सेज हैं थोड़ा, इसलिए ये काफ़ी रिसोर्सफुल है। और ये घाटी में अफगानिस्तान के ताजिक समुदाय के सर्वाधिक आबादी जो है वो निवास करती है। तो फ्रेंड देखा जाए पूरे अफगानिस्तान की जो आबादी में देखा जाए तो 47% जो माना जाता है वो पश्तून है, तो पश्तून समुदाय रहता है। उसके बाद जो 27% जो है वो आपका कौन सा समुदाय है, वो ताजिक समुदाय, ठीक है, ताजिक समुदाय वहाँ पे रहता है। और उसमें से भी जो 1.5 से 2 लाख की आबादी वाला जो घाटी है, पंचशीर घाटी में जो सर्वाधिक जो समुदाय है वो ताजिक समुदाय रहता है। तो ये भी पूछ सकता है कि ताजिक समुदाय किस देश, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और बाकी देखिए जो तालिबान है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पंचशीर पर नियंत्रण कर लिया जाए। इसी क्रम में जो मात्र एक रास्ता है जो कि बताया मैंने पंचशीर नदी से होकर के जाता है, तो उस रास्ते को तालिबान सोच रहा है कि बंद कर दें। उसको अगर बंद कर दिया जाएगा तो कोई जो रसद वगैरह है, जो आवश्यकताएँ की चीज़ें हैं, वो इन समुदायों को या फिर इन पंचशीर जो आबादी है वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, तालिबानियों के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अभी भी इतना नहीं है, कमज़ोर नहीं है पंचशीर। और कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इस बार जो है तालिबान, ऐसा लग रहा है कि वो पंचशीर पर अपना नियंत्रण कर लेगा, जिस तरीके से तालिबान ने बहुत कम समय में पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। लगभग ऐसा माना जा रहा है कई विशेषज्ञों के द्वारा कि तालिबान इस बार पंचशीर पर अपना नियंत्रण कर लेगा। पंचशीर के बारे में बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 5 शेर। फ्रेंड इसकी कहानी, इसके नाम को लेकर के कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाई थे और 10वीं शताब्दी में पंचशीर घाटी में बाढ़ आई थी। और इस बाढ़ के कारण, इस बाढ़ के पानी को लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए, और साथ ही उस समय गजनी का जो सुल्तान था जिसका नाम महमूद था, उसके लिए बांध निर्माण कार्य किया गया था इन भाइयों के द्वारा, इन 5 भाइयों के द्वारा। तो इसी के बाद इन 5 भाइयों के नाम पर ही घाटी का नाम क्या पड़ गया, पंचशीर घाटी, यानी कि 5 शेरों की घाटी, 5 सिंहों की घाटी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ पंचशीर से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक स्थिति भी देखिएगा। और बाकी चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि तालिबान का फाउंडर कौन है, तालिबान को बनाने वाला कौन था, ध्यान रखिए, बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान गाँव की स्वच्छता
और मजबूत करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? फ्रेंड देखिए, गांव को स्वच्छ बनाना, स्वच्छ भारत अभियान मिशन भी चलाया गया था और ये गांधी जी का एक सपना था कि जो भारत है वो स्वच्छ रहे, ठीक है, स्वच्छ रहे। और उसी चीज़ को मजबूत करने के लिए, गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और इसी के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न अभियानों को संचालन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो स्वच्छता को मजबूत करने के लिए जिस अभियान का संचालन किया जा रहा है सरकार का, उसका नाम देखिए क्या है, बताइए। स्वच्छ भारत है या फिर सुजलाम भारत है या फिर निर्मल भारत है या फिर आदर्श भारत है? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अमृत महोत्सव के दौरान जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम पूछा है तो उसका नाम है सुजलाम अभियान। ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड? सुजलाम अभियान। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड 12 मार्च से क्यों आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई? क्योंकि 12 मार्च का फ्रेंड वो दिन है जब गांधी जी ने 12 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद से साबरमती से दांडी मार्च निकाला था, तो इस कारण से इसी डेट को रखा गया है अमृत महोत्सव मनाने के लिए। और देखा जाए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई और ये जो शुरुआत है ये 12 मार्च से शुरू होकर के 75 सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, तो 12 मार्च से शुरू करके 75 सप्ताह तक क्या चलेगा फ्रेंड? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस महोत्सव के तहत सरकार द्वारा विभिन्न अभियान व कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सुजलाम अभियान प्रमुख है। अब सुजलाम अभियान की विशेषता को देख लेते हैं कि सुजलाम अभियान के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिसके तहत देखा जाए क्या है कि मात्र 100 दिन के भीतर गाँव से निकलने वाले गंदे पानी, कूड़ा प्रबंधन के लिए 10 लाख सोक पिट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को ODF प्लस स्टेटस, ठीक है, के दायरे में लाना। इसी के साथ गांव के जलाशयों, पोखर व तालाबों के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे कि गांव में जल संचयन को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो अभियान चलाया जा रहा है, सुजलाम अभियान के अंतर्गत कुछ लक्ष्य रखा गया है। मात्र 100 दिनों के भीतर क्या क्या रखा गया कि यानी कि जो गाँव में जो निकलने वाले गंदे पानी हैं और कूड़ा प्रबंधन के लिए सोकपिट बनाया जाएगा, ताकि जो जल जनित बीमारियों से लोगों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं एक जगह पानी फ्रेंड इकट्ठा होता है तो वहाँ मच्छर लगते हैं, कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सोकपिट बनाया जाएगा। और क्या है, गांव के बाहर जो है जलाशय जो पड़े, जो फ्रेंड गांव, आप लोग जो गांव देखे होंगे तो उनके गांव के बाहर कई जलाशय रहते हैं, वो जलाशय सूख जाते हैं, तो उन जलाशयों में पानी के भराव और निकासी की व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो कूड़ा व कचरा प्रबंधन के साथ खुले में बहने वाली जो नालियों के पानी की भी बंदोबस्त किया जाएगा। गांव में बारिश के पानी की निकासी का सही प्रबंधन किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं वो रखा गया। इसी के साथ साथ देखा जाए खुले में जो शौच मुक्त भारत का जो अभियान है सरकार का, उसको भी इसके साथ देखा जाएगा। और इसी के तहत देखा जाए तो ODF प्लस स्टेटस, यानी कि फ्रेंड खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। परंतु इसी के साथ ये भी देखा गया कि कई जगहों पे शौचालय जो बनाए जा रहे थे, जो कमरे बनाए जा रहे थे, उस कमरों का शौचालय के रूप में इस्तेमाल न करके जो लोग थे वो किसी और रूप में इस्तेमाल करने लगे थे और ख़ुद वो क्या करते थे, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाते थे, वो खुले में ही शौच का एक तरीके से खुले में शौच ही करने जाते थे। तो इन व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इन लगातार निरीक्षण किया जा रहा था सरकार के द्वारा। तो जो क्षेत्र जो खुले, जो इन सारे पैमानों को, इन सारे मतलब चीज़ों को जो वो किया है, प्राप्त किया है, उसको क्या एक स्टेटस दिया गया था, ODF प्लस स्टेटस। और अभी हाल ही में इंदौर को दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ODF प्लस स्टेटस दिया गया था इंदौर को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्यवहार सिर्फ मात्र बना देने से कोई चीज़ नहीं होती है, आपके व्यवहार में वो चीज़ लानी पड़ती है। ठीक है, तो व्यवहार में लाना बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, एक सुजलाम अभियान। और इस अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को तेज किया जाएगा। फ्रेंड स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत फ्रेंड कब की गई थी? ये 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती होता है 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की शुरुआत की गई थी। और जिसका उद्देश्य क्या था, जो गलियों, सड़कों और अधोसंरचनाओं को साफ सुथरा करना, कूड़े को साफ रखना और इसी के साथ साथ क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या फिर पूरी तरीके से समाप्त कर देना। ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन का क्या था, लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि
की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 21 रिपोर्ट के किस संगठन के द्वारा जारी किया गया। फ्रेंड, एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021। ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, आइए इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट के द्वारा या फिर नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड, एशियन डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं फ्रेंड कि देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी एशिया और प्रशांत की प्रगति के लिए खतरा है। फ्रेंड, किस तरीके से जो कोविड-19 जो महामारी हुई है उसने बहुत ही किस तरीके से आर्थिक रूप से जो देशों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो उसके बारे में ही ये रिपोर्ट बताई जा रही है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी ने पिछले साल की तुलना में विकासशील एशियाई देशों में अनुमानित 75 मिलियन से 80 मिलियन के अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल दिया है। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भूख, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति रुक गई है। फ्रेंड, लोगों के क्या हुआ है कि आजीविका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। लोगों के एक तरीके से कई लोगों के जॉब छूट गए, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, जिसके कारण लोगों के एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद हो गई। फ्रेंड, कई लोग तो ऐसे थे जो पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे थे, वो और उनकी बुरी स्थिति हो गई। कई लोग जब रोज़गार ख़त्म हो गया, उनके पास कोई इनकम नहीं बची, तो क्या हुए, वो भूखमरी के शिकार होने लगे। फ्रेंड, इवन ये भी चैलेंज एक बताया जा रहा है कि ये भी बताया जा रहा है कि जितना लोग कोविड यानी कि कोरोना जैसी महामारी से नहीं मरे, उससे ज़्यादा तो वो भूखमरी से मरेंगे। इवन एक जो हमारा समाज है वो प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना में बैठ जाएगा, यानी कि जो चुनौती आपको कोरोना के दौरान नहीं देखने को मिली, आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा उसका एक व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। और वो ना सिर्फ देखा जाए आर्थिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर क्षेत्र में इसका एक प्रभाव पड़ने वाला है। लोगों की इनकम ख़त्म हो गई। जब आपके पास एक अच्छी इनकम नहीं होगी तो आपको ना आप अच्छी एजुकेशन पाएंगे। जब आप अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से ये आने वाले दिन में कितना प्रभाव करने वाला है। और आपने ये भी देखा होगा फ्रेंड, लोगों को शिक्षा किस तरीके से प्रभावित हुई। जिस तरीके से लोगों को बताया जाता है कि कोविड के दौरान जब स्कूल बंद होंगे तो लोगों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी। फ्रेंड, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने खुद देखा है, अपने सामने देखा कि बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं थी। फ्रेंड, जिन लोगों के पास खाने को नहीं है वो लोग के पास मोबाइल कैसे हो गया। और मान लीजिए मोबाइल भी जिन लोग के पास होगी तो क्या वो डेटा रिचार्ज कर पाएंगे, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इस समय वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी थी। तो ऑनलाइन शिक्षा को आपके पास एक अच्छी मोबाइल होनी चाहिए। आपके पास एक मोबाइल है तो आपको उसको रिचार्ज करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। फ्रेंड, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था वो कहाँ से आपको मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। तो ये सब कारणों से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। बहुत से लोगों को इस समय, बहुत से बच्चों की जो एजुकेशन पे बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ा है इस कोरोना का। तो इस रिपोर्ट में इन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया है। ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो ADB के द्वारा जारी की गई। तो ADB के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एशियाई विकास बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना देख लीजिए 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय फ्रेंड पूछता है ADB का, ये मनीला फिलीपींस में है। और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 जो है वो एशिया और प्रशांत के, और 22 बाकी जो है 19 जो है वो बाहर के देश के हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि ADB के जो सदस्य देश हैं वो मात्र एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बाहर के भी देश इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो इस बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेज़ी लाना है। और इसी के साथ साथ देखा जाए इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में वो कौन से हैं, आपके मात्सुगु असाकावा जो है वो इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। यह जापान के हैं और कहा जाता है कि ADB का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जापान से ही बनाया जाता है, ऐसा है माना जाता है। तो ADB का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मात्सुगु असाकावा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना, माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, असम के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, असम के द्वारा माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना की घोषणा की गई है। और इसके अंदर देख लीजिए इसकी क्या विशेषता है कि यह जो असम सरकार की ये जो योजना है, असम सरकार द्वारा माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ता यानी कि जो सूक्ष्म ऋणदाता हैं उधारकर्ताओं को
वित्तीय राहत प्रदान करने हेतु माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ आप। और ये क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, असम माइक्रो फाइनेंस प्रमोशन एंड रिलीफ सिस्टम। ठीक है, और इसके अंतर्गत ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जो है वो 12,000 करोड़, ऐसा माना जा रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ़ कर देगा इस योजना के तहत। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, जो सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों के साथ एक समझौता करेगी। और इससे जो फ़ायदा होगा फ्रेंड, इससे जो फ़ायदा होगा कि ये जो छोटी राशि के जो कर्ज लेने वाली जो लाखों महिलाएं हैं असम की, उनको जब कर्ज माफ़ी दिया जाएगा, यानी कि जो कर्जदार हैं उनको एक तरीके से राहत मिलेगी इस योजना के थ्रू। इसके बारे में बात करें तो जो असम माइक्रो फाइनेंस प्रमोशन एंड रिलीफ सिस्टम का उद्देश्य क्या है कि राज्य में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को सरकार द्वारा वित्तीय राहत प्रदान किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से उनके लोन को माफ़ कर दिया जाएगा, और ताकि उन्हें कोविड के समय में अच्छे क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने में मदद मिल सके। और ये योजना उन ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो नियमित रूप से पुनर्भुगतान करते हैं और अतिदेय ग्राहकों को नियमित होने में मदद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर है वो शीर्ष पर, यानी कि दुनिया का सबसे सेफ जो शहर है, सबसे जो सुरक्षित शहर है, उसके रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। उसमें सबसे जो सुरक्षित शहर है वो कौन सा है शीर्ष पे, पेरिस, कोपेनहेगन, सिंगापुर या फिर टोक्यो। तो इसका देखिए फ्रेंड आंसर क्या हो गया कि डेनमार्क की जो राजधानी कोपेनहेगन को सबसे शीर्ष पे रखा गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डेनमार्क जो है वो सेफ सिटीज़ इंडेक्स में सबसे टॉप पे आई है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि 1946 में स्थापित जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ, इसकी देखिए स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1946 में किया गया था इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड लंदन में है, ये भी ध्यान रखिएगा, लंदन में है। और ये एक रिपोर्ट जारी करती है, ये भी पूछता है कि ये जो रिपोर्ट कौन सी जारी करती है, सेफ सिटीज़ इंडेक्स ये रिपोर्ट जारी करती है, जिसके अनुसार दुनिया का जो सबसे सुरक्षित शहर है वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और दूसरे स्थान पे फ्रेंड टोरंटो है जो कि कनाडा में है। और तीसरे स्थान पे कौन सा शहर है, सिंगापुर है। इसमें जो है 2021 में शहरों को 5 व्यापक स्तंभों में सुरक्षा के 46 संकेतों के आधार पर रैंक किया गया, यानी कि 5 व्यापक स्तंभ एक ब्रॉड आपका इंडिकेटर है, उसी के अंतर्गत उसी को पैमाना बना करके इस रैंक को जारी किया गया है। जिसमें देखिए क्या क्या है कि डिजिटल है, स्वास्थ्य है, बुनियादी ढांचा और व्यक्तिगत और पर्यावरण है। और ये फ्रंट पर्यावरण को पहली बार शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन 5 बुनियादी आधार पर ये रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसके अंदर डिजिटल, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, व्यक्तिगत और साथ ही साथ पर्यावरण को भी इस वर्ष शामिल किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत भी इसमें 50 शीर्ष शहरों में अपना नाम, भारत के भी 2 शहर आए हैं, वो देख लीजिए कौन से। भारत के 2 शहर हैं, एक नई दिल्ली है और मुंबई भी जो है वो 50 की सूची में अपना जगह बनाए, यानी कि 50 जो शीर्ष शहर हैं उसमें भारत के 2 शहर शामिल हैं। वो कौन से हैं, मुंबई यानी, और दूसरा आपका नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। किस देश के साथ जो है भारत दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया है, किसके साथ किया है, फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, रूस के साथ या फिर श्रीलंका के साथ। तो हमारा फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस के साथ भारत ने दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक जो अभ्यास का आयोजन किया है। इसके बारे में देख लीजिए। तो भारत ने 23 अगस्त 2021 को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इस अभ्यास में भारतीय सेना की कौन सी मिसाइल शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना के मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय ने और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS स्कोप ने भाग लिया है। ठीक है, ये चीज़ फिलीपींस की ओर से उसके नौसैनिक फ्रिगेट BIC एंटोनियो लूना ने भाग लिया। तो ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन कौन ने भाग लिया है, INS रणविजय और जो INS स्कोप ने भाग लिया है। यह अभ्यास जो है दक्षिण चीन सागर के पूर्वी हिस्से में किया गया है, जिसे पश्चिम फिलीपींस सागर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड देखा जाए जो दक्षिण चीन सागर काफ़ी विवादित क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो जो भंडार पाए जाते हैं, तेल और गैस के कई बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे लगातार जो
कई देशों के द्वारा, खासकर चीन के द्वारा इस पे लगातार अपने अधिकार को बनाने पे इतना संघर्ष होता है। अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए चीन जो है वो लगातार दबाव बनाता है। चीन के साथ साथ देखा जाए तो चीन के अलावा वियतनाम, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया, वो लगातार इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी जो है स्थापित करता रहता है। चूँकि ज़्यादातर हिस्से पे देखा जाए तो इस समय जो चीन अपना अधिकार बताता है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ रिसोर्स है इस दक्षिण चीन सागर में, जिसको लेकर के आए दिन इस पे अपने दावेदारी को या फिर अपने दावे को बनाए रखने के लिए ये देश जो है आपस में संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान जो है भारत ने फिलीपींस के साथ क्या किया है, अभ्यास किया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है। एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, तो किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा या फिर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई, लॉन्च किया गया। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फ्रेंड हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य देखिए फ्रेंड क्या है, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना। हालांकि इसके तहत परियोजनाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। फ्रेंड सबसे पहले तो ये जान लीजिए ब्राउनफील्ड परियोजना क्या है। फ्रेंड दो तरह की परियोजनाएं होती हैं, ग्रीनफील्ड परियोजना होती है, दूसरा आपका ब्राउनफील्ड परियोजना होती है। ग्रीनफील्ड परियोजना नाम से ही आपको पता चलता हो कि यहाँ पे ग्रीन यानी कि अभी वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी परियोजना नहीं बनाई गई है, कोई भी जो संरचना की स्थापना नहीं किया गया है। तो जब नई परियोजनाओं का विकास किया जाता है किसी क्षेत्र में तो उसको क्या कहा जाता है कि ग्रीनफील्ड परियोजना कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहले से ही कोई अवसंरचना स्थापित है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है या कोई अवसंरचना स्थापित है, उस क्षेत्र में उस जगह पे जब सरकार के द्वारा कोई निवेश किया जाता है या सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में कोई योजना चलाई जाती है तो उसको ब्राउन फील्ड परियोजना कहते हैं। यानी कि पहले से स्थापित चीज़ों में पहले से बनी हुई जो आपकी अवसंरचना होती है उसमें किसी प्रकार का निवेश, किसी प्रकार की योजना जब बनाई जाती है तो उसको ब्राउन फील्ड परियोजना कहते हैं। तो ये जो आपका है जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण जो पाइपलाइन योजना है वो ब्राउन फील्ड परियोजना है। चूँकि ऐसा माना जा रहा है जो सरकार के द्वारा कई ऐसी परियोजनाएं बनाई गई थी, कई ऐसी अवसंरचना थी जो अभी किसी भी तरह से वो चालू नहीं है, तो उनको चालू करने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको पुनः स्थापित करने के लिए सरकार जो इन निजी कंपनियों के साथ टाई अप करेगी और इन निजी कंपनियों को मात्र क्या करेगी, वो राजस्व का अधिकार हस्तांतरित करेगी। कई जगह ये बोला जा रहा है कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा निजीकरण कर रही है, वो इन सारी चीज़ों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उनको पूरी तरीके से निजी कंपनियों को बेच दे रही है। ऐसा नहीं कर रही है। सरकार क्या करेगी, इन निजी कंपनियों को अगले 4 वर्षों के लिए यानी कि 2022 से लेकर के 2026 तक इन 4 वर्षों, अगले 4 वर्षों के लिए उन अवसंरचनाओं को जो चल नहीं रहे हैं उनको पुनः चलाने के लिए इन निजी क्षेत्रों को दे देगी, ताकि ये निजी क्षेत्र जो अपना निवेश करके उसको पुनः क्या करेंगे, चालू करेंगे और उससे क्या करेंगे, मुद्रीकरण करेंगे और फिर अपना कुछ जो लाभ कमा करके बाद में 4 वर्षों के बाद जो है वो अवसंरचना जो है वो सरकार को वापस कर देंगे। तो यही किया गया है इस योजना के तहत। ठीक है, इस योजना के माध्यम से प्राप्त पूंजी, अब जब इस योजना से जब सरकार को जो पूंजी प्राप्त होगी उसका सरकार क्या किस जगह इस्तेमाल करेगी, उसका उपयोग सरकार जो है देश में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। और ब्राउनफील्ड परियोजना उन परियोजनाओं को कहते हैं जिन्हें संशोधित या उन्नत किया जाता है। ये हमने बताया कि पहले से जो स्थापित जो परियोजना आती है उसको संशोधित करने के लिए, उसे और उन्नत बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनको ब्राउनफील्ड परियोजना कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की परिसंपत्तियों में कुल अनुमानित मूल्य का 66% से अधिक परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के फैक्ट ऑफ द डे देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए डायरेक्ट जल्दी चलते हैं कि वांचुवा महोत्सव कहाँ मनाया गया। फ्रेंड असम में मनाया गया। देखिए ये सब प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं कि वांचुवा महोत्सव असम में चैंपियनशिप में शामिल होने वाले भारतीय। फ्रेंड यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ नहीं दी है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो कि जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप में जो शामिल होने वाले प्रथम भारतीय हैं उनका नाम क्या है, प्रिंसपाल सिंह। ठीक है, न्यूयॉर्क की पहली महिला जो गवर्नर बनी है उनका नाम क्या है, कैथी होचुल। ठीक है, मेरा वतन मेरा चमन
मुशायरा आयोजित होगा, कहाँ पे होगा? ये होगा दिल्ली में होगा। बाकी छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई है फ्रेंड? वो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से आज हमने 27 अगस्त से संबंधित जो भी कुछ हमारे न्यूज़ थे उनको आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।